हेलो मेरे प्यारे छोटे भाइयों और बहनों, कैसे हैं हम सभी। एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल HSP हनुमान गढ़िया में। मैं हूं आपका बड़ा भाई हर्षदीप सिंह पुरबा। तो आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं चैप्टर 1 इंटेमेंट और अस्थियां का भाग 2। उसमें हम पढ़ेंगे हमारा पॉइंट नंबर 3, मोहनजोदड़ो एक विशिष्ट शहरी केंद्र। मैं आपके लिए खास शॉर्ट नोट्स माइंड मैप्स तैयार करके लाया हूँ। इस माइंड मैप्स को आप समझ लेंगे, मैं आपको समझा दूंगा। उसको समझने के बाद आप अपने कॉपी में नोट कर लीजिएगा। उस माइंड मैप को पढ़ने के बाद आपको बुक की बिल्कुल भी जरूरत नहीं पड़ेगी और आप इस चीज को जल्दी रिवाइज कर सकते हैं। आप भी माइंड मैप बनाया कीजिए, जल्दी लर्न हो सकता है इससे, आपको टाइम वेस्ट नहीं होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। मोहनजोदड़ो के इंट्रोडक्शन में हम पढ़ने वाले हड़प्पा सभ्यता का सबसे अनूठा पहलू इसके शहरी केंद्रों का विकास था। हालांकि मोहनजोदड़ो एक विशिष्ट पूरा स्थल है और हड़प्पा जो है वह पहले खोजा गया था, लेकिन हड़प्पा पहले खोजा गया तो ये विशिष्ट पूरा स्थल क्यों नहीं है? क्योंकि इसका कारण है, देखो दोस्तों, आपके एक बुक में दे रखा है कि 1875 में हमारे भारत के पहले भारतीय पुरातत्व के जनक अलेक्जेंडर कनिंघम बताते हैं कि हड़प्पा सभा जो कैसे नष्ट हुई। लाहौर से मुल्तान तक 100 मील लंबी रेल पटरी को बिछाने के लिए हड़प्पा की जो ईंटें थी, वहां से ईंटों को उखाड़ कर वो पटरी को बिछाने में उसका प्रयोग किया गया। इस प्रकार हमको हड़प्पा उस स्थिति में नहीं मिलता है जिस प्रकार वह पहले था। मोहनजोदड़ो की स्थिति हमको अच्छी प्राप्त होती है, इसलिए हम कहते हैं कि मोहनजोदड़ो विशिष्ट पूरा स्थल है। मोहनजोदड़ो की बस्ती को हम दो भागों में विभाजित कर सकते हैं। पहला भाग आता है हमारा दुर्ग और दूसरा भाग आता है निचला शहर। इन दोनों का इंट्रोडक्शन भी हम पढ़ लेते हैं। दुर्ग, ये आकृति पश्चिम में बनी हुई होती थी और आकार में छोटी होती थी, और लेकिन ये ऊंचाई पर बनाई जाती थी। और जो निचला शहर है, आकार में तो ये बड़ा होता था और ये पूर्व में बनाया जाता था। निचला शहर का प्रयोग तो सामान्य लोगों के लिए होता था और ये दुर्ग का प्रयोग विशेष लोगों के लिए होता था। दुर्ग की ऊंचाई का कारण कच्ची ईंटों के चबूतरे पर इस आकृति का निर्माण होना था। दुर्ग को निचले शहर से अलग करने के लिए एक दीवार का भी निर्माण किया गया था। हम पता लगा सकते हैं कि दुर्ग का प्रयोग अनुष्ठानिक प्रयोग के लिए और बहुत अमीर लोगों के लिए किया गया होगा। दूसरा पॉइंट हमारे पास आता है दुर्ग में हमें अगला पॉइंट देखने को मिलता है। नीचे हमारी बुक में दे रखा है पॉइंट धोलावीरा और जो लोथल है। देखिए, धोलावीरा और जो लोथल है, इनमें हमको शहर की किलेबंदी भी दिखाई देती है और बस्ती को दीवार से भी घिरा हुआ हमको दिखाई देता है। लेकिन जो लोथल है, लोथल में जो हमको दुर्ग मिलता है, दुर्ग ऊंचाई पर भी स्थित है लेकिन दुर्ग की किलेबंदी नहीं की गई है। ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। अगला पॉइंट हमारे पास आता है निचला शहर। निचले शहर को भी कहीं कहीं पर दीवार से घिरा हुआ था। निचले शहर के कई मकान भवन भी चबूतरों पर निर्माण किए गए थे जो नींव का कार्य करते थे। यह माना जाता है कि जो निचला शहर है उसके आधार को बनाने में यदि एक श्रमिक एक दिन में 1 घनिया मिट्टी ढोता होगा तो मात्र आधार को बनाने में 4 लाख श्रम दिवसों का प्रयोग किया गया होगा। तो इस प्रकार हम देख सकते हैं कि कितना श्रम का प्रयोग किया गया होगा और कितने श्रमिकों का यूज हुआ होगा इसमें। मोहनजोदड़ो के निचले शहर का नियोजन हमको दिखाई देता है। किस प्रकार हम कह सकते हैं कि शहरों का नियोजन किया गया होगा? सबसे पहले देखिए, शहर में पहले चबूतरों का निर्माण किया गया। उन चबूतरों को यथास्थान बनाया गया। उसके पश्चात उस पर निश्चित स्थानों पर भवनों का निर्माण किया गया। इससे हमें क्या पता चलता है कि पहले शहर का नियोजन किया गया होगा। नियोजन हम क्या करते हैं, जब हम अपना वर्तमान में घर बनाना हो तो हम पहले नियोजन करते हैं कि यहाँ हम ये एरिया है हमारा, ये नियोजन हो गया और इस एरिया पर इस स्थान पर ये कमरा होगा और इस पर रसोई होगी, इस पे हमारा स्नानघर होगा, यहाँ से सीढ़ियाँ जाएंगी। तो ये हम इसका नियोजन करते हैं, उस अनुसार हम इसका क्रियान्वयन करते हैं, वहीं पर वो चीजें हम बनवाते हैं। तो ये चीज हमको वर्तमान से जब हम पीछे जोड़ के देखते हैं तो हमको ये दिखाई देता है कि नियोजन और क्रियान्वयन दिखाई देता है। पहले नियोजन किया गया होगा, तत्पश्चात चीजों का क्रियान्वयन किया गया होगा। नियोजन के अगले भाग में हमको दिखाई देता है कि ईंटे सूर्य की धूप से भी पकाई गई होंगी और ये भट्टी में भी पकाई जाती होंगी। ईंटें हमको समान अनुपात की प्राप्त होती हैं। चाहे हम जम्मू से गुजरात तक देख लें, जम्मू के मांडा से हम देख सकते हैं कि हमें ईंटें समान अनुपात की प्राप्त होती हैं। इतनी दूरी तक ईंटें 4:2:1 में हमको प्राप्त होती है। यदि हम 4 को लंबाई माने, 2 को चौड़ाई माने और 1 को ऊंचाई माने तो लंबाई का अनुपात 4 था ऊंचाई के मायने में।
और ऊंचाई 2 गुना अनुपात में ज्यादा थी ऊंचाई से, तो ईंटें हमको समान अनुपात की प्राप्त होती हैं। चलिए अब हम अध्ययन करते हैं 3.1 पॉइंट का। तो देखिए 3.1 हमारा पॉइंट है नालों का निर्माण। नालों के निर्माण में हम पढ़ने वाले हैं कि गली तथा सड़क सबसे पहले निर्माण की गई। हम देखते हैं कि गलियों तथा सड़कों का निर्माण सबसे पहले किया गया, जो एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। यह पद्धति ग्रिड पद्धति कहलाती है। और यह भी देखने को हमको मिलता है कि नाली तथा गली सबसे पहले इनका निर्माण किया गया, तत्पश्चात आवासों का निर्माण उसके इर्द गिर्द किया गया। वर्तमान में भी हम यह देख सकते हैं कि यदि कोई प्लाट खाली पड़ा है, अकेली वहां पर मिट्टी है, कोई आवास बना नहीं हुआ है, तो वहां से नाली तो निकलती है ना, नाली तो निकलती है वहां से, तत्पश्चात वहां पर आवासों का निर्माण किया जाता है। उसी प्रकार हम देख सकते हैं नाली तथा गली का निर्माण पहले कर दिया जाता था और उसके बाद आवास का निर्माण किया जाता था। और यह भी हमको देखने को मिलता है कि जो आवास से गंदा पानी निकालने के लिए आवास की एक दीवार जो बाहर की गली की जो नाली है उससे जुड़ी हुई होती थी। एक स्रोत हमारी किताब में दे रखा है, अर्नेस्ट मैके के द्वारा लिखा गया है, उसका भी हमको अध्ययन करना है। अर्नेस्ट मैके हमको क्या बताते हैं कि यह बताते हैं कि सर्वथा यह हड़प्पा सभ्यता की सबसे प्राचीन प्रणाली है और हर आवास और हर घर गली की नाली से जुड़ा हुआ होता था। वह बताते हैं कि मुख्य जो नाला था वो गारे से जमाई गई ईंटों के द्वारा निर्माण किया जाता था। उसे ढकने के लिए ईंटों का भी प्रयोग किया जाता था और कभी कभी चूने की पट्टिकाओं का भी हमको प्रयोग करने को देखने को मिलता है। जो गंदा पानी था वह होदी में बह जाता था, होदी में अकेला ठोस पदार्थ वहीं पर होदी में रह जाता था और जो गंदा पानी था वह नाली में निकल जाता था। जो लंबे नाले होते थे उसमें कुछ दूरी पर सफाई की व्यवस्था के लिए होदियों का निर्माण किया जाता था। और ये पुरातत्व का अजूबा भी है कि जो मलबे और रेत के छोटे छोटे ढेर हमको निकासी के जो नाले हैं उनके पास पड़े हुए प्राप्त होते हैं। और ये हमको बताते हैं कि सफाई के बाद मलबे को हमेशा हटाया नहीं जाता था। और एक और पॉइंट हमको स्रोत में देखने को मिलता है कि जो हड़प्पा सभ्यता में जो लोथल स्थान है, लोथल स्थान जो बस्ती है, जो शहर है, यह कच्ची ईंटों से बनाया गया था और नालियां यहाँ पर पक्की ईंटों से बनाई जाती थी। हम पढ़ चुके हैं 3.1 पॉइंट। आशा है कि आपको ये पॉइंट अच्छे तरीके से समझ आया होगा। हम पढ़ने वाले अब 3.2 पॉइंट जो है हमारा गृह स्थापत्य। मोहनजोदड़ो का जो निचला शहर है वो आवासीय भवनों का उदाहरण प्रस्तुत करता है। जो आवासीय भवन है वो आंगन केंद्रित होते थे। इन आंगन के जो चारों ओर कमरे होते थे। आंगन विभिन्न कार्यों के लिए प्रयोग में लिया जाता था। कब प्रयोग में लिया जाता था? ग्रीष्म तथा शुष्क ऋतु में इसका प्रयोग में लिया जाता। किस कार्य में प्रयोग में लिया जाता था? कताई करने और खाना बनाने में इसका प्रयोग किया जाता था आंगन का। निचले शहर के जो आवास थे वो एकांतता को महत्व देते थे। एकांतता को महत्व देना यानी कि जो आवास थे, आवास से हम जैसे कि हमारे घर में जो दरवाजा होता है वहां से हम सीधा आंगन को नहीं देख सकते। वर्तमान में तो ऐसा ही होता है। ज्यादातर लोग ऐसे ही घर का निर्माण करवाते हैं कि सामने से देखने वाले लोगों को सीधा घर का भेद ना आए। वैसे ही ये देखो कितने खोपड़ी वाले इंसान थे कि ये एकांतता को महत्व देते थे। बाहर से दरवाजे से देखने पर इनके घर का हमको पता नहीं चलता था भाई अंदर क्या हो रहा है। और जो खिड़कियां होती थी इनमें नहीं होती थी। वर्तमान में हम तो खिड़कियों का निर्माण करवाते हैं हमारे घरों में हवा वगैरह के लिए, तो ये खिड़कियों का निर्माण नहीं करवाते थे। ये एकांतता को महत्व देते थे। इनके आवासों में हमको स्नानागार भी प्राप्त होते हैं। स्नानागार का जो फर्श था वो पक्की ईंटों का बना हुआ होता था। स्नानागार की नालियां दीवार के माध्यम से गली की नालियों से जुड़ जाती थी। इस आवास में एक तल से दूसरे तल पर जाने के लिए सीढ़ियों का भी निर्माण किया गया था। इन आवास में एक तल से दूसरे तल पर जाने के लिए सीढ़ियों का भी निर्माण किया गया। अगला पॉइंट में हम देखते हैं कि कुएं। कई आवासों में कुएं भी हमको प्राप्त होते हैं और ये कुएं ऐसे कमरे में बनाए जाते थे जहां से बाहर के जो राहगीर थे वो यहाँ पर आ जा सकते थे और इस कुएं का प्रयोग कर सकते थे। अर्थात कुओं का निर्माण आवास के बाहरी कमरों में किया जाता था। मोहनजोदड़ो में हमको 700 कुएं प्राप्त हुए हैं। तो ये हमारा 3.2 टॉपिक पूरा होता है गृह स्थापत्य। अगला पॉइंट है हमारा 3.3 दुर्ग। हम दुर्ग का अध्ययन करने वाले हैं। बेहद ही इंटरेस्टिंग तरीके से मैं आपको दुर्ग समझा दूंगा और आपको बिल्कुल भी चिंता नहीं करनी। मैं आशा करता हूं कि आपको 3.2 पॉइंट अच्छी तरीके से समझ आ गया होगा गृह स्थापत्य। आप इसके नोट्स भी देख सकते हैं। एक बार मैं साइड में हो जाता हूँ, फिर हम टॉपिक 3.3 स्टार्ट करने वाले हैं जो है हमारा दुर्ग।
चलिए अब देख लेते हैं हम 3.3 हमारे पॉइंट दुर्ग को बेहद ही इंटरेस्टिंग तरीके से। दुर्ग की कुछ संरचनाएं ऐसी थी जिनका प्रयोग सार्वजनिक प्रयोजन के लिए किया जाता था और आनुष्ठानिक कार्यों के लिए भी किया जाता होगा, जो मिलकर लोग किया करते होंगे। दुर्ग में हमको दो संरचनाएं देखने को मिलती हैं। पहला दुर्ग को हम दो भागों में बांट सकते हैं। पहला है माल गोदाम और दूसरा है स्नानागार। माल गोदाम को हम देखते हैं, इसके दो भागों में बांट सकते हैं, ऊपरी भाग और निचला भाग। जो ऊपरी भाग था वह नष्ट हो चुका है। क्यों नष्ट हो चुका है? क्योंकि वह लकड़ी का बना हुआ था और लकड़ी इतने समय तक नहीं रहती है और ऐसी कई वातावरणीय परिस्थिति भी हो जाती है जिससे वस्तुएं नष्ट हो जाती हैं। और भी कई कारण रहे होंगे जो यह लकड़ी हमको प्राप्त नहीं होती है। ऊपरी संरचना लकड़ी की बनी हुई थी और निचला जो हिस्सा है वो हमको वर्तमान में भी प्राप्त होता है। वो क्यों प्राप्त होता है? क्योंकि वह ईंट का बना हुआ था। निचला हिस्सा ईंट की संरचना से बना हुआ था, इसलिए हमको प्राप्त होता है। तो यह था हमारा माल गोदाम। दूसरा पॉइंट है हमारा स्नानागार। अगर आयताकार आकृति का था, जिसके उत्तर और दक्षिण में सीढ़ियों का निर्माण किया गया था, जिसके तीनों ओर कक्ष थे, कमरे थे। इन तीनों कमरों में से एक कमरे में एक बड़ा कुआं था, जिसके चारों ओर जो गलियारों से घिरा हुआ था। इसके उत्तर में एक गली की ओर एक छोटे से कमरे में हमको 8 संरचनाएं देखने को मिलती हैं। वह 8 संरचनाएं स्नानागार है और गलियारे के जो दोनों ओर हमको 4-4 स्नानागार देखने को मिलते हैं। स्नानागार की जो नालियां है वह गलियारे के साथ वाले नाले में जाकर मिलती थी और संभवतः स्नानागार में जो पानी था वो सिंधु नदी का पानी आता होगा। दोस्तों एक जो पॉइंट मैं आपको बताना भूल गया कि जो जलाशय है उस जलाशय को जलबंद करने के लिए 2 तरीकों का प्रयोग किया जाता था। इसके किनारों पर ईंटों को जमाया जाता था और जिप्सम के गारों का प्रयोग करके इसको जलबंद किया जाता था। आप देख ही सकते हैं कि दुर्ग में किस प्रकार की विशिष्ट संरचनाएं हमको देखने को मिलती हैं और इन विशिष्ट संरचनाओं के दुर्ग में मिलने के कारण हम कह सकते हैं कि इस दुर्ग का प्रयोग विशिष्ट कार्यों के लिए और अनुष्ठानिक कार्यों के लिए किया जाता होगा। तो आज की वीडियो में इतना ही है। मैं आशा करता हूं कि आपको यह पॉइंट सभी अच्छे से लर्न हुए होंगे और आप इन माइंड मैप को खुद भी बना सकते हैं। आप इन माइंड मैप को अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लीजिएगा और इससे आपको लेसन आसानी से याद हो जाएगा। मैं आपको एक पॉइंट बताता हूं कि आप पासबुक को कम पढ़ें। मेरा तो ये सजेशन है। डेस्क पर भी किसी काम नहीं आती है। जो अब की बार हमारा 12वीं क्लास का हिस्ट्री का एग्जाम हुआ है, सारा एग्जाम किताब से बना है, कुछ भी बाहर से नहीं आता है। किताब से सभी पेपर बनते हैं और प्रश्न भी सभी किताब से बनते हैं। पासबुक अकेली प्रैक्टिस के लिए होती है। अभी पासबुक को मत पढ़िए। लेसन को जब आप लर्न कर लें, पता चल जाए इसकी स्टोरी क्या है, तो आप क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हैं आराम से पासबुक से। मैं ऐसे नहीं कहता पासबुक बिल्कुल यूज मत कीजिए, ऐसा आपको नहीं करना है। प्रैक्टिस तो जरूर कर लिए। मैंने पेपर से 2 महीने पहले ही पासबुक का प्रयोग किया था। जो जो क्वेश्चन थे मैंने देखे भाई क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन रहे हैं, क्या पिछले साल में है, आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी लगाने हैं, ये सब मैं आपको देने वाला हूँ। तो आपको निश्चिंत रहना है। क्लासें ऐसी अपलोड होती रहेंगी। आपको यदि वीडियो यूजफुल लगी, यदि अच्छी लगी तो लाइक कर देना, यदि नहीं अच्छी लगी तो डिसलाइक करके कमेंट में बताना क्या अच्छा नहीं लगा, आगे से हम सुधार कर सकें। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। वंदे मातरम।